circuit with AC source. So in today's lecture, we will be discussing AC circuit containing only an inductor. So let a source of EMF is connected to a circuit containing an inductor of a pure इंडक्टेंस एल ओनी. प्योर इंडक्टेंस एल ओनी का क्या मतलब है कि उसमें केवल इंडक्टर है. उस जो कोई भी वायर होता है उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है. तो जो इंडक्टर इससे वायर से बनाई गई है तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है. ये बता रहा है कि बिना रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट ना माना है कि ऐसे ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, केवल ये इंडक्टेंस है उसका. सपोज अल्टरनेटिंग ईएमएफ. हाँ, ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है ईएमएफ का, है ना, क्या होता है, ई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी. तो ये ऐसा है. तो देखो इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक ईएमएफ सोर्स को लगा दिया किससे, इंडक्टर से. ये हमारा सर्किट हो गया. अब देखिए देखो जैसे ही इसमें ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ईएमआई में, और देख लेते हैं. जैसे ही इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ अगर इस सोर्स अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, इसमें करंट जाएगी. करंट जाएगी तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे देखो ये टाइम के साथ चेंज होता है. तो जैसे जैसे ये चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, करंट में चेंज आएगा. करंट में चेंज आने से क्या होगा, है ना, करंट में चेंज आने से क्या होता है, हमने पढ़ा है ईएमआई में. करंट में चेंज आने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा. करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है. मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज होने से क्या होगा, BTS यानी कि उसके फ्लक्स में चेंज आएगा. अब फैराडे का लॉ क्या कहता है, अगर फ्लक्स में चेंज आता है ना, फ्लक्स में चेंज आता है तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. क्यों होता है ईएमएफ इंड्यूस, क्योंकि जिस वजह से वो इंक्रीज जो इसमें जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है उस चेंज को वो अपोज करना चाहेगा. और अपोज कैसे करेगा, उसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा देगा. क्या कराएगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, और जिससे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि लास्ट लेक्चर में. तो उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, ये भी हमने देखा था. क्या होती है उस ईएमएफ की वैल्यू, वो होती थी d∅/dt माइनस साइन के साथ. और फाई की वैल्यू क्या होती थी, वहां से हम देखा था Li. तो पुट करो यहाँ पे Li. L तो क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ गया तो बन क्या गया, माइनस ऑफ LdI/dt. और इसे हम बैक ईएमएफ भी बोला करते थे. ये सब चीज़ें पिछले लेक्चर की बात है. तो ये बात क्लियर है यहाँ पे, ओके. तो ये कहानी यहाँ पे जो लिखी हुई है, जो मैंने एक्सप्लेन करी है. अब किसी नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो इसमें ईएमएफ फ्लो हो रहा होगा वो क्या होगा, ई तो सोर्स दे रहा है और LdI/dt उसमें जनरेट हो रही है. तो क्या हो गया, ये नेट हो गया. अब क्या होगा आगे, दिस ईएमएफ मस्ट बी जीरो एट एनी इंस्टेंट. क्यों, बिकॉज क्या ये सर्किट है ना, ये क्लोज लूप बना हुआ ना, क्लोज सर्किट बना हुआ है ऐसे. तो किर्चॉफ्स लॉ क्या कहता है, किर्चॉफ्स लॉ क्या कहता है, एनर्जी वो कंजर्वेशन की बात करता है. उसमें क्या कहता है वो, कि जो वोल्टेज है ना, जो वोल्टेज है जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, कोई भी लूप है उसमें वोल्टेज है तो उसके वोल्टेज का एडिशन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो क्या हो गया, E-LdI/dt इक्वल टू जीरो. या फिर डायरेक्टली आप इसको इतना नहीं लिख के आप डायरेक्टली अगर उसमें किर्चॉफ लॉ लगाओगे, देखो ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है. जब हम DC की बात कर रहे होते हैं इस तरह से तो हम डायरेक्टली लिख रहे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ई चेंज हो रहा होता है ना, वाइट वक्त विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की हम लिख रहे हैं ऐसी वाली क्वेश्चन. या फिर हम डायरेक्टली ऐसा लिख दें, डायरेक्टली इसमें अगर किर्चॉफ लॉ लगाएं तो क्या करोगे, मैंने बताया था एक बार क्या होता है, ये ई है, ये ई है. ई मैंने क्या बोला, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, इसको क्या ले लो, प्लस माइनस. तो अगर माइनस आगे आ रहा है तो क्या ले लो, माइनस LdI/dt. ये ध्यान रखो कि जब भी हम कोई सर्किट सोल्व कर रहे होंगे तो जो पोटेंशियल लिखते हैं ना इसका, वो लिखेंगे LdI/dt. ठीक है, प्लस माइनस फिर उस सर्किट में करंट की फ्लो के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं. ये मैंने पहले एक बार आई थिंक एक न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था. बाकी आगे हम न्यूमेरिकल और करेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे. बाकी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए ना, क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी अबाउट दैट कि मैं क्या बोल रहा था, चाह रहा था यहाँ पे और क्या लिखना चाह रहा था. ठीक है, तो ये बात यहाँ तक होगी. तो E इक्वल टू LdI/dt हो गया. E की वैल्यू क्या हमने ली है यहाँ पे, वैल्यू देखो E0 sin ओमेगा टी. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो.
ई नॉट साइन ओमेगा टी, एल डी आई इजकल टू डी टी। अब इसको देखो क्रॉस करो तो क्या हो गया, डी आई इजकल टू ई नॉट, या इसको नीचे भेज दिया तो एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखिए किसी छोटे से टाइम के लिए क्या है, छोटी सी करंट है। अब तो कंप्लीट आई निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, आई इजकल टू ई नॉट और एल तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का। देखो साइन ओमेगा टी का ये ऐसा है, साइन देखो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोस ए एक्स अपॉन ऑफ ई, है ना। अगर डी एस के रेस्पेक्ट में करें, यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और साइन ओमेगा टी है, तो एक ही जगह क्या है, ओमेगा, तो माइनस कोस ओमेगा टी आ गया और नीचे ओमेगा आ गया। देखो इंटीग्रेशन में बार बार इसलिए बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम होती है बायोलॉजी वाले बच्चों को, दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन अगेन। बिकॉज मैथ्स वाले तो क्या होते हैं, उनका तो काम होता है 12th में खूब पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करा जाता है। ठीक है, तो आई क्या आ गया, माइनस ई नॉट, इसको बाहर लिया इधर, है ना, ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। ये बात क्लियर है। अब पहले ये देखो आई नॉट, जिस तरह से डेफिनेशन एसी में करंट को कैसे लिखते हैं, आई इजकल टू आई नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखो जब प्योर रेजिस्टिव था क्या था, ई नॉट बाई आर था, ई नॉट बाई आर था तो उसको आई नॉट बोल दिया था। यहाँ पे आई नॉट किसको बोलेंगे, ये इसको, आगे इसको डिस्कस करेंगे, अभी इसको आई नॉट लिख लो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करेंगे हम यहाँ पे अपनी उस फॉर्म में लाने के लिए ना, ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था और फिर आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे हम देखा करते थे। उस फॉर्म में थोड़ा सा लाने के लिए इसका एडजस्टमेंट करेंगे कोस से साइन में लाने के लिए, यानी कि जो नेगेटिव होना चाहिए ना कोस होना चाहिए, इन दोनों को हम चेंज करेंगे, है ना। अपना क्या होता था, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट और साइन में आना चाहिए, न इधर प्लस माइनस आना चाहिए और न इसमें दूसरा फंक्शन आना चाहिए। तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कोस है, कोस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कैसे लिख सकते हैं, ये बात वैसे तो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करने की कोशिश कर लेता हूँ अगर आपके समझ में आता है। देखो इस तरह हमारा क्वाड्रेंट होता है, ये 0 से 90 डिग्री होता है, फिर 90 से 180 डिग्री होता है, 180 से 270 होता है, 270 से 360 डिग्री होता है। अगर मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँ, है ना, तो क्या होता है, जब भी कोई एंगल जैसे साइन 90 प्लस माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 जो भी ऐसे लिखा हो कहीं पे, तो अगर वो यहाँ पे है, यहाँ पे है तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है। यहाँ का क्या मतलब होगा, अगर 90 प्लस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, है ना, ऐसा कुछ हो, या फिर यहाँ पे हो 270 माइनस थीटा प्लस 270 प्लस थीटा, ऐसा कुछ हो, और फिर, है ना, तो यहाँ पे तो चेंज होता है। किस में चेंज होता है, जैसे साइन चेंज होगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, थीटा तो ऐसा रहेगा, साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कोस में, अगर यहाँ पे कोस होगा तो किस में हो जाता है, साइन में हो जाता है। ठीक है, टेन होता है तो किस में हो जाता है, कॉट में हो जाता है, टेन होता है किस में होता है, कॉट में, कॉट होता है तो किस में होता है, टेन में। ये बात क्लियर है। सेक होता है तो किस में हो जाता है, कॉसेक में, और कॉसेक होता है तो किस में हो जाता है, सेक में वापस। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर इसको टेक्निकली एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलूँ, ये तो ये हो गया। अब देखो ये हो गया 90, तो घूम के अगर ये फिर वापस आएगा यहाँ पे 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा एंगल, है ना। देखो यहाँ से गया ये 360 और 360 में 90 जो लो 450, तो अगर साइन 450 आ रहा है, 450 माइनस थीटा, तो उस पर भी चेंज होगा। मतलब इस लाइन पे भी आ जाओ तो देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा घूम के आ गया यहाँ पे, तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस लाइन पे अगर एंगल आ रहा तो चेंज होगा, इस लाइन पे अगर आ रहा तो नहीं होगा, है ना। जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो जीरो है ही, यहाँ पे तो 180 साइन 180 माइनस कुछ है, तो वो साइन थीटा ही रहने वाला है ना, वो चेंज नहीं होगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर होता है तो क्या होता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है। या फिर अगर टेक्निकली बात करें तो क्या होता है, अगर ये एंगल होता है 90 का ऑड मल्टीपल होता है, 90 का क्या होता है, ऑड मल्टीपल होता है ना। देखो 90 और फिर 93 जा 270 यहाँ पे, फिर अगेन फिर वो है ना 5 जा 95 जा 450, तो यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर टेक्निकली ऐसे डेफिनेशन वाइज बोले तो क्या होता है, ऑड मल्टीपल हो तो चेंज हो जाता है, और अगर इवन मल्टीपल हो तो चेंज नहीं होता। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये 180 का इंटीजर मल्टीपल है ना, वो इसका इवन मल्टीपल ही होता है। क्या बोला मैंने, समझ में नहीं आया, ठीक है। इवन मल्टीपल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, या तो बोल दो उसको इवन मल्टीपल हो तो चेंज नहीं होता है। जैसे इवन मल्टीपल 2 जा 180, तो साइन 180 माइनस थीटा होगा तो वो चेंज नहीं होता है, साइन थीटा ही रहता है।
ये बातें समझ आ भी रही कि नहीं है? ठीक है, या तो हम बोलें कि 180 का इंटीजर मल्टीपल, मल्टीपल क्या होगा 180, 360, 540, ये होगा इसका। या फिर इसका ऑड मल्टीपल बोलें तो 1, 3, 5, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, इंटीजर नहीं सॉरी इवन मल्टीपल। ऑड पे तो चेंज होता है ना, अभी बताया हमने। तो 2, 4, 6, 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 90, 2 जा 180, वही आ गया। और फिर 94 जा 360, वही आ गया। 96 6 जा वो आ गया 540। तो बात कैसे भी समझो, डेफिनेशन वाइज समझ लो या फिर वैसे समझ लो, ये बात क्लियर होगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस में बदल जाता है। अब साइन चेंज कैसे कर सकते हैं, वो देखो ये हो गया। अब साइन को भी अंदर ले जाएंगे, उसको थोड़ा चलो आगे डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लो, डिग्री 90 डिग्री को हम π/2 लिख सकते हैं, ये रेडियन में लिखा है, ये किस में लिख रहा है, डिग्रीज में। जल्दी से ये भी देखना चाहूँ तो किसी भी डिग्री को अगर हमें बदलना है किस में, रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, π/180 से। ठीक है, तो क्या हो गया, 0 से 0 हो गया, 9 2 जा 18, तो π/2 बदल गया। और अगर किसी रेडियन को डिग्री चेंज कर रहा हूँ तो सिर्फ π/2 है। मैं एक बार बता रहा हूँ, अब दोबारा जो भी चीज़ें आएंगी इनको रिपीट नहीं करूँगा ना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। π/2 को करो डिग्री में बदलना तो क्या करोगे, 180/π से उल्टे से कर दो मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 90, तो ये 90 आ गया। ये बात क्लियर है। अब आओ नीचे। अब क्या, अभी साइन को हमें अंदर ले जाना है, साइन को हमें अंदर ले जाना है। देखो जब ये वैसे चेंज कर रहे होते हैं ना, इसमें एक चीज़ और देख लो, है ना। ये तो हो गया कैसे चेंज करते हैं, कौन सा चेंज होता है कौन सा नहीं चेंज होता है, ये मैंने अभी बताया। लेकिन इसका साइन भी देखा जाता है। देखो साइन 90 मिनट है, ऐसा होता है ASTC, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यानी कि 90 माइनस थीटा आ गया तो यहाँ पे आ गया, तो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसलिए पहले तो हमने देख लिया कि ये चेंज होगा कि नहीं होता, तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे होता है वो चेंज होता है, तो चेंज हो गया कॉस में। अब इसके प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये इससे डिसाइड होता है कि माइनस थीटा है तो ये इसमें आएगा। तो इसमें कोई भी साइन सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। ये होता है साइन और कोसेक का, साइन और कोसेक का। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन और कोट होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें होता है कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कॉस और सेक बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये साइन इसमें तो पॉजिटिव क्यों ले लिया, क्योंकि इसमें ही था साइन 90 माइनस थीटा था, मतलब यहाँ पे है 90 की बात आ रही है तो चेंज होगा। चेंज किस में होगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, तो कॉस में चेंज हो गया। अब साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज ये साइन 90 माइनस थीटा मतलब इसमें है, इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। अब देखो ये साइन माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है, ये कैसे लिखते हैं इसको, इसको देख लो ऐसे। देखो हम जब भी एंगल की बात करते हैं होते तो इस पॉजिटिव एक्सेस को क्या ले लेते हैं, और रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। उससे जब इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चल रहे होते हो तो क्या बोल लेते हैं उसको, एंगल्स को पॉजिटिव लेते हैं। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको लेते हैं नेगेटिव, है ना। तो साइन माइनस थीटा क्या मतलब हो गया, इसमें है, इसमें है ना। साइन माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, इसमें है ना। साइन माइनस थीटा का क्या मतलब हो गया, इसको या तो लिख दो साइन 360 माइनस थीटा लिख दो, या फिर ओनली माइनस थीटा लिख दो, ये हो ना इसमें। अब देखो पिछले रूल से अगर चेंज करें तो ये क्या है, 180 का इंटीजर मल्टीपल है, तो ये चेंज तो नहीं होगा साइन, तो साइन तो कैसा कैसा आ गया, साइन थीटा। अब ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कैसे डिसाइड करोगे, कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन 360 माइनस थीटा, या फिर इसको साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो भी इसी में आता है। तो साइन माइनस थीटा क्या हो गया, इसमें क्या होता है, ओनली अभी हमने लिखा था ASTC, मतलब इसमें कॉस और सेक की पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो इसके क्या आएगा, साइन थीटा जो हमारा आएगा उसको साइन क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नहीं समझ आया तो आप जितना आपको बताया जरूरत है उतना ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो, है ना। तो साइन माइनस ऑफ साइन थीटा को क्या लिख, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। तो क्या हुआ, इसके साइन को अंदर भेज दिया, अंदर भेजा तो क्या होगा, π/2, यहाँ पर थीटा की ओमेगा टी है ना, तो ये ओमेगा टी है यहाँ पे, है ना। तो अंदर भेजो, तो अंदर भेजा तो क्या हुआ, I0 साइन ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस, पहले क्या था, π/2 माइनस ओमेगा टी, π/2 माइनस ऑफ ओमेगा टी। तो माइनस अंदर भेजो, माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या आएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया। तो ये वाले आ गई इक्वेशन। तो कहाँ आ गया, साइन ओमेगा टी तो प्लस में आ गया, ये प्लस में माइनस ऑफ π/2, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे E0 क्या है, यहाँ पे I0 क्या है, यहाँ पे अभी हमने शुरू में देखा था I0 इजकल टू E0 अपॉन ओमेगा एल। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। ओमेगा एल क्या, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद में करते हैं। दैट इज पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो वी फाइंड दैट in AC circuit containing L only,
यानी कि इंडक्टर ओनली है उसमें, अल्टरनेटिंग सर्किट करंट आई लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई बाई एफ हैज एंगल ऑफ 90 डिग्री। का क्या मीनिंग है अभी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इस बार फेजर देख लेते हैं उसके बाद। In the phasor diagram of AC circuit containing E is equal to L current lags behind the EMF, ये वही कहानी लिखी हुई है, इसको हम पहले फेजर डायग्राम देखते हैं फिर इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। अब देखो हमारे पास आए क्या, दो क्वेश्चन चाहिए। हमारा जो EMF है वो क्या है, ई नॉट, या वोल्टेज क्या है, ऐसे बात करें वोल्टेज है हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट आई की वैल्यू क्या आई, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब हमने क्या बोला कि करंट जो है इन प्योर रजिस्टिव एसी इंडक्टिव एसी सर्किट, करंट है वो क्या करती है, लैग करती है, यानी कि पीछे है, किससे, वोल्टेज से, कितना, पाई बाय टू। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ बताई थी, करंट वाला ओनली रजिस्टिव सर्किट होता है, उसमें किसी भी टाइम पे अगर हमें करंट फाइंड करनी है तो उस टाइम पे जो वोल्टेज फाइंड कर लो, उससे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। लेकिन क्या इस सर्किट में ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बिकॉज हमारे पास जो आई आ रहा है वो क्या आ रहा है, आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये कुछ फेज अलग है। और जब हम बात करें ई की तो वो क्या आ रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा है। इसलिए मैंने बताया था कि कल ये तो कर सकते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ ये जरूर कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि अगर हमें इसमें भी आई नॉट फाइंड आउट करनी हो तो क्या कर लो, ई नॉट फाइंड आउट करो और जो ओमेगा है उसे डिवाइड कर दो। ई नॉट तो आ गई, लेकिन आगे का जो सिस्टम है वो एग्जैक्टली वैसा, मतलब आई टी का क्या मतलब होगा कि कंप्लीटली हम वैसा लिख पाएँ, ये नहीं लिख सकते। हाँ अगर हमें आई नॉट फाइंड आउट करना है, आई नॉट तो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, उसमें तो क्या करो, ई एम एफ की मैक्सिमम वैल्यू उसमें ओमेगा एल का डिवाइड कर दो तो ई नॉट आई नॉट फाइंड हो जाएगा। बट अगर आई टी क्या होता है, आई क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या फिर जो करंट है उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली ई टी को, यानी कि ई की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करके नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये बात क्लियर है। अब देखो, अब तो यहाँ से ये एक बात क्लियर है, क्या क्लियर है कि उनमें एक फेज डिफरेंस होता है जो हम प्रूव कर चुके हैं मैथमेटिकली। ई तो क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट, तो करंट क्या है हमारे पास, कहाँ गया, करंट का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, ये क्या है करंट का फॉर्मूला ये, और ई का क्या आया था, यानी कि वोल्टेज का क्या आया था, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, सेम नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, करंट है वो पीछे है, कितना पीछे है, 90 डिग्री या फिर क्या है, पाई बाय 2 रेडियन। इसलिए इसको बोला जाता है कि इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करती है, कितना लैग करती है, पाई बाय 2 एंगल से। अब इसका रीजन और अगर देखना हो तो देखो कैसे देख सकते हैं। देखो हमने क्या कहा, ये इंडक्टर है, इसी सोर्स लगाया तो क्या हुआ कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो इसमें पहुंच गया, ठीक है, वोल्टेज तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ले लिया ना, किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे पहले ही चला गया और ले लिया। लेकिन क्या होता था, हमने क्या कहा कि उसमें अगर करंट चेंज होगी तो करंट चेंज होने की वजह से उसमें उसके फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होगा, उसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। इसलिए वोल्टेज तो पूरा मैक्सिमम पहुंच गया लेकिन करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी करंट फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि उसमें जो करंट का इसकी जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स को चेंज को नहीं होने देने के लिए क्या करेगी, लेंज लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स चेंज का अपोज करेगी, उसका अपोज करने के लिए अलग से करंट इधर से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, जिससे क्या होगा, वोल्टेज की तो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई उसमें, बट क्या हुआ, करंट की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंची, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, एक वोल्टेज और एक करंट फ्लो हो रही है। ये बात क्लियर है, ये इसका रीजन ऐसा देना चाहो दो। अब जब करंट ओनली रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे होते थे तो क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, हाँ अपोज तो करता है, उसमें रेजिस्टेंस है तो उसमें भी अपोज तो हो रहा है, लेकिन वो एक कोई ऐसा तो कर नहीं देता कि अपोजिट डायरेक्शन में कुछ करंट फ्लो करा देता था, है ना। उसमें जब जो अपोज अगर करंट डी हो रही थी तो उसमें क्या हो रहा था, पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रही थी उसने कहीं ना कहीं जो एक साथ क्या हो रहा था, एक साथ मैक्सिमम वैल्यू उसकी हो रही थी वोल्टेज की, और उसी के साथ साथ क्या हो रही थी, मैक्सिमम वैल्यू अपनी करंट की हो रही थी, इस तरह से,
है ना, एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दोनों की हो रही थी, एक पॉइंट पे मिनिमम हो रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमने मैथमेटिकली भी देख लिया और रीजनिंग भी उसकी देख ली है। अब इसका फेज डायग्राम बनाते हैं। देखो पहले तो इसका डायग्राम अगर ये वाला बनाए जो वेव डायग्राम, तो ये तो हो गया ई, ये तो हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ऐसा कैसा बन गया? ये तो क्या बन गया? ई का, यानी कि वोल्टेज का, वोल्टेज या बोले ईएमएफ का। देखो वोल्टेज और ईएमएफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे हम एक ही चीज़ यूज़ कर लें। आपने करंट का जो चैप्टर पढ़ा हुआ उसमें डेफिनेशन दोनों की अलग अलग आपको पढ़ाई गई होगी, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी इसको डिस्कस करते हैं बिकॉज टाइम ज़्यादा होता चला जा रहा है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि जो करंट है क्या है? 90 डिग्री पीछे है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो इस वेव को देखो, ये तो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू तो जो ये इसकी पीक वैल्यू इतनी है और इसकी पीक वैल्यू ये, तो बात अलग हुई। पीछे होने का मतलब क्या हुआ? हो गया ऐसे बनेगा। ठीक है, और अगर अगर ये लीड कर रहा होता इससे, तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, है ना। मतलब जीरो, देखो कैसे कैसे वैल्यूज होती हैं, 0 1 वापिस 0 -1 ऐसे वैल्यूज होती हैं कि ना, 0 हो गया, 1 हो गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गई, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई, फिर 0 हो गई। तो 90 लैग करने का मतलब क्या होगा? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा? -1 से स्टार्ट होगा। तो -1 क्या हो गया? मतलब मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम। तो इसको इसकी समझने के अलग अलग तरीके होते हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि जो लीड कर रहा है उसकी पीक पहले आती है ना, 90 लीड पहले आती है, तो इसकी लीड, इसकी जो पीक आ गई और इसकी क्या हुई? मिनिमम ही है। मिनिमम मतलब 0 ही है, और जब इसकी 0 होगी, जब क्या होगी? इसकी पीक आ गई। तो ये तो हो गया। ये आई थिंक थोड़ा सा अच्छे से क्लियर नहीं होगा आपको, लेकिन फिर भी अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको दोबारा कभी करता हूँ। नेक्स्ट में जब कैपेसिटी में आएगा तो उसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। मतलब वो आएगा तो आपको वैसे क्लियर हो जाएगा, है ना। जब लीड कर रहा, ये तो लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, उसमें देखोगे तो और भी आपको अच्छे से, ये तो नॉर्मल। अब देखते हैं इसका क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो फेजर में मैंने क्या बताया था कि ये ई है, ई का बना लिया, यानी किसी फेज ओमेगा टी के लिए इसका बन गया ये, जितनी इसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू, उतना ये, इतनी ये लेंथ का ये बन गया। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है, यानी कि करंट क्या इससे 90 डिग्री पीछे है। तो देखो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, ये देखो जितना इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उतना बना दो, लेकिन इससे 90 डिग्री पीछे होगा, 90 डिग्री पीछे है। कल के जो लेक्चर में हमने क्या किया था, करंट और दोनों फेज में थे, है ना, उनके बीच में कोई जगह आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा था और इजकल टू ई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी आ रहा था। मतलब उनके बीच में क्या था, कोई फेज डिफरेंस नहीं था। फेज डिफरेंस नहीं था तो क्या हो रहा था, दोनों एक साथ थे, है ना। इसमें क्या फेज डिफरेंस है, कितना है? 90 का। और 90 में कौन लीड कर रहा है? ये तो जिसको साइन ओमेगा टी है उसको तो ऐसे ऐसे बना दो, है ना। और जो लैग कर रहा है उसको क्या कर दो, 90 डिग्री पीछे कर दो, तो 90 डिग्री पीछे आ गया। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। ये तो क्या बता रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको बता रहा है, और इसका प्रोजेक्शन ले लो अगर वाई एक्सिस पे, तो ये क्या बता रही है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या उसकी वैल्यू है। देखो इस वोल्टेज की पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे क्या वैल्यू, ये बता दिया। ये क्या बता रहा है, उस करंट की उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है, ये बता दिया, है ना। आई नॉट साइन 9 ओमेगा टी माइनस 90 है, फिर ओमेगा टी माइनस 5/2। अब देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे। अब अगर मैं बना दूं कि भाई ऐसा आपको पता है आई इसकल टू, तो ये बताया कि लैग कर रहा है, जो भी कर रहा है, इस सिचुएशन में, इस प्योरली कंडक्टिव सिचुएशन में, अगर ईएमएफ का जो है, ये जो फेजर है वो ये है, ईएमएफ का फेजर ये है ई नॉट, तो बताओ करंट का कहाँ बनेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी, इससे 90 डिग्री पीछे जाना है। इससे क्या जाना है, बस 90 डिग्री पीछे जाना है। आपको पता है कि क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, 90 डिग्री पीछे होती है करंट, तो करंट का 90 पीछे जाओ और ये बन गया करंट का, है ना। जरूरी नहीं है ऐसा बने, ये तो हम बस बता दें कि किसी फेज के, किसी ओमेगा टी फेज के लिए ये बन रहा है, तो उससे 90 पीछे बना दो। सिमिलरली अगर ये है, मैंने बता दिया भाई किसी इंस्टेंट के लिए ये है, किसका किसका है, ई का, किसका है, ई का, है ना। इसका इसका फेजर है, तो बताओ किसका बताओगे, करंट का बताओ, फेजर का होगा।
तो देखो इस तरह से चलते हैं हम, है ना, इस तरह से चलते हैं ना वेक्टर्स में, जो रोटेटिंग वेक्टर इस तरह से चलता है। तो क्या करोगे, 90 पीछे जाओ, 90 पीछे जाओ, 90 पीछे जाओ, भाई यहाँ से 90 पीछे आ जाओ, जो भी 90 एंगल है यहाँ से 90 बनाते हो पीछे आ जाओ। ये तो ये क्या हो गया हमारा करंट, क्या हो गया। इस तरह से हम फेजर जो है इनके बना लेंगे, ठीक है। और ये तो हो गया हमारे फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। या फिर हमें वेव डायग्राम ऐसे दे दी, एक ऐसा दे दिया, दूसरा ऐसा दे दिया, तो बनाओ उसका। तो क्या कर दो, एक को तो जो ये से है उसको तो कहीं पे बना लो, फिर ये क्या हो गया 90 डिग्री पीछे बन रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है। और चीज़ें आपको, अगर आपको ये दे दे जैसे करंट की E इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, ऐसा दे दे तो क्या बना दोगे, ऐसा बना दोगे। यानी कि इसको तो ऐसा कैसे बना, ऐसा नॉर्मल बना दो और फिर इसको 90 डिग्री फेज में पीछे बना दो, तो ऐसा बना दिया। ये तो बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपको ये कहीं पे भी ऐसा दे दे, ये दे दिया, जैसे ये दे दिया, ये तो दे दिया हमारा, ये करंट का दे दिया और ये दे दिया 90 डिग्री बना के EMF का, तो क्या इक्वेशन लिखोगे इसकी, भाई 90 है ना, 90 है। ये क्या हो रहा है, आगे है। तो क्या बताओगे, इससे क्या बता सकते हो कि क्या है, EMF तो क्या है 90 डिग्री लीड कर रहा है और करंट क्या है 90 डिग्री लैग कर रहा है। ये बात क्लियर है। ये बेसिकली बातें थी, उसमें आप कंफ्यूज ना हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछे ज़रूर, ठीक है। ऑल राइट, सो हम चलो आगे चलते हैं। देखो इसको अगर और अच्छे से दूसरे तरीके से देखना चाहो तो ये है, जिसको इसको पीछे करो, पीछे बनाओ इसको ना, ये बना दिया पीछे, ये बना दिया पीछे, है ना। ये नॉर्मल था आई नॉट साइन ओमेगा टी वाला, है ना। ये तो नॉर्मल वाला ऐसे बनेगा ना, पीछे अगर पीछे की तरफ बनाया जाए ऐसे, ये बना दिया तो 90 कहाँ हो गया, ये हो गया 90, 90 हो गया ना। ये जैसे ये 90 होता है, ये 90 होता है पीछे की तरफ, ये 180 हो गया, ये हो गया 180 पीछे की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो 90 लैग कर रहा है उसको कैसे बनाओगे, भाई बनाना है हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या करो यहाँ से उसको बना दो, लैग कर रहा है मतलब 90 पीछे से बना दो, ऐसा समझो इसको। नहीं समझ आई, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये हमारा नॉर्मल वाला था, ये बात क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इसको पीछे बनाओ तो दे ये हो गया 90, पीछे की तरफ 90 हो गया। देखो ये आगे की तरफ 90 है तो पीछे की तरफ 90 हो गया, ये पीछे की तरफ 180 हो गया, ठीक है। ये पीछे की तरफ क्या, आगे की तरफ क्या हो गया 180 हो गया। हमें बनाना है 90 डिग्री, हमारी करंट क्या करिए 93 लैग करिए, पीछे है 90 डिग्री, तो क्या करोगे, ये पीछे वाला बनाना है डायग्राम। लेकिन बनाना क्या है, इधर आगे की तरफ, है ना। जितना उसका क्या है ना मैग्नीट्यूड, तो ज़्यादा देखो करंट का जितना मैग्नीट्यूड होगा उस तरह से डायग्राम का फॉर्म क्या हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो कैसा हो डायग्राम का फॉर्म, यहाँ से बनाना है, यहाँ से बनाना है, यहाँ वाला देखो यहीं से बनाया हमने, देखो नीचे वाला ऐसे ही तो बनाया। वो छोटा तो इसलिए बनाया कि उसकी क्या है मैग्नीट्यूड कम है ना, करंट की मैग्नीट्यूड कम है ना, ये मैग्नीट्यूड कम है और वोल्टेज की ज़्यादा थी, तो ऐसा ही बनाओगे। और कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। देखो इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन में, क्योंकि मैं ज़्यादा समझाने के चक्कर में कई बार कन्फ्यूज कर देता हूँ बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछें इसमें। Here omega L represent the effective, ओमेगा एल क्या है यहाँ पे, जिस तरह से क्या होता है देखो, आई इजकल टू ई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी था, तो इसका आर आ गया था, क्या हो गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर आई नोट कर रहा था ना, ये क्या कर रहा था मैक्सिमम वैल्यू करंट की बता रहा था। तो नीचे क्या था रेजिस्टेंस था, ये क्या होता है अपोज, किस तरह से कितना अपोज उसको कर रहा है करंट को वो बता रहा था। तो ये यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, आई इजकल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये आई नोट आ गया था और साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 ऐसा आया। तो ये क्या है, जो ओमेगा एल है वो क्या है यहाँ पे अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है, या फिर क्या है कि जिस तरह से वहाँ पे वो रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टिव सर्किट के लिए रेजिस्टेंस था, तो इसे एक बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो अपोजेंस है उसे बोलते हैं रिएक्टेंस। और ये इंडक्टर वाला रिएक्टेंस था, इसके बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। देखो बिकॉज अगर कैपेसिटर में भी ऐसा ही कुछ आएगा जिसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या है एक्सएल इजक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इजक्वल टू ओमेगा, है ना। जैसे V बाई
आर इजकल टू आई आ रहा था, वी नोट बाई आई नोट आ रहा था मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया, वी नोट ई नोट है ना, कि ई नोट लिख दो वी नोट लिख दो, इसमें कंफ्यूज मत होना। ई नोट कई बार लिखता हूँ मैं, कई बार वी नोट लिखता हूँ। ई नोट बाई इसमें ओमेगा एल आ गया है ना, वैसी बात है। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा क्या है, ये फ्रिक्वेंसी क्या होती है मैंने डिस्कस किया जब एसी है ना, नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकंड, या फिर हमारे एसी की बात करें तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, और कैसे क्या है उसको मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ओमेगा क्या होता है 2πf है ना, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एक्सएल को क्या ले सकते हैं हम, 2πf इंटू एल। फ्रिक्वेंसी एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। अब देखो ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। जिस तरह से V/R होती है, तो R की क्या होती है, ओम ही होती है। उसकी भी यहाँ पे क्या होती है, ओम ही होती है। उसको प्रूव थोड़ा सा और भी अच्छे से, अगर पास ओम से ऑप्शन में आपके पास हेनरी पर सेकंड आए, उसको भी लिख सकते हो। क्यों, बिकॉज ओमेगा तो क्या है 2πf, एफ क्या है 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की क्या होगी, सेकंड। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। टी तो टाइम पीरियड तो क्या होगी सेकंड, और एल की क्या होती है हेनरी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कब डिस्कस कर चुके हैं, जब हम सेल्फ इंडक्टेंस डिस्कस करें। तो हेनरी को क्या ले सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड है ना। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो वोल्ट पर एम्पियर आ गया, वोल्ट पर एम्पियर आ गया। आई क्या होता है, आई इजकल टू V/R होता है। तो आई को नीचे भेजो इधर, तो आर को उधर भेजो, तो आर क्या हो गया V/I, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है ओम, ये हो गया, यहाँ से प्रूव भी हो गया। और ये कोई भी ऑप्शन इसमें आ सकता है हमारे एग्जाम में, तो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो डीसी सर्किट क्या होता है, या फिर डीसी करंट की बात, यानी कि डायरेक्ट करंट की बात करें, या फिर स्टडी डायरेक्ट करंट की जो बात कर रहे हैं ना, जो कांस्टेंट है, डायरेक्शन हमारी चेंज नहीं कर रही होती है। अरे रिपीट कुछ होना नहीं होता। तो उसमें फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जीरो। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन है ना। तो अगर ऐसी करंट तो क्या रिपीट कर रहा है, वो रिपीट तो कुछ कर नहीं रहा, वो तो सिंपल डायरेक्टली कांस्टेंट है। तो उसमें फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, जीरो। तो फ्रिक्वेंसी अगर जीरो होगी, डीसी में फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जीरो। तो हमारा जो अपोजिशन है ना, जिस तरह से रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिव ओनली रेजिस्टिव सर्किट में, जो हमारा यहाँ पे जो अपोजिशन है, जिसको एक्सएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या था, ओमेगा एल। वैल्यू क्या थी 2πf इंटू एल। तो एफ की वैल्यू जीरो हो तो क्या हो जाएगी, एक्सएल भी जीरो हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि इंडक्टर है वो डीसी करंट को क्या नहीं करता, अपोज करता ही नहीं है। मतलब जीरो अपोजिशन होता है, और वो आराम से अलाउ कर देता है डीसी करंट। लेकिन एसी को अपोज कर सकता है। क्यों अपोज कर सकता है, देखो ई नॉट अपॉन मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाता है, आई नॉट ओमेगा एल। अब अगर हाई फ्रिक्वेंसी की कोई एसी है, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब 2πf, एफ की वैल्यू बहुत हाई है, बहुत हाई है ना, बहुत हाई है। तो क्या हो गया, ओमेगा की वैल्यू 2πf एल। अगर ये बहुत हाई है तो क्या हो गया, ये कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, ये बहुत नीचे की। देखो किसी अगर हाई को डिवाइड कर रहे हैं बहुत हाई वैल्यू से, तो क्या हो गया, ये जीरो के लगभग हो जाएगा। तो क्या कर देगा, कंप्लीटली ब्लॉक भी कर सकता है एसी को, अगर ये क्या इंडक्टर है ना, बहुत हाई वैल्यू, अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की हाई वैल्यू हो तो। और आई आर एम एस इजकल टू आई नोट बाई रूट टू होता है ना। आर एम एस की वैल्यू क्या होती है करंट की, आई नोट बाई रूट टू। यहाँ पे आई नोट क्या है, ई नोट बाई ओमेगा एल, ई नोट बाई ऑफ ओमेगा एल। रूट टू ऐसा कैसा है, देखो ई नोट बाई रूट टू क्या होता है, आर एम एस वैल्यू किसकी, वोल्टेज की। तो ई नोट आर एम एस, ये हो गया, ये ओमेगा एल है ना, रूट टू नहीं है, ओमेगा एल यहाँ पे। तो ओमेगा एल को क्या बोलते हैं, एक्सएल। तो ये आर एम एस बाई एक्सएल। तो आर एम एस को क्या लिख, आई आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, ये आर एम एस बाई एक्सएल ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये बात हो गई इसके बारे में। देखो तो उसको अच्छे से डिस्कस करना, कन्फ्यूजन कुछ भी हो तो पूछे। देखो हाँ, देखो इसमें ध्यान रखना, यहाँ से कुछ भी आपसे इक्वेशन दे देगा तो ऐसा बनाने पड़ जाएगा, या फिर ऐसा बना देते हैं ना। अगर उसमें π/2 का डिफरेंस है तो ऐसा बना दोगे, है ना। और अगर ये दे दिया तो उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे ये भी आपको पता होनी चाहिए। और इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं वही आपको पता है, मैंने 2-3 तरीके से लिख कर बताया, कैसे भी लिख सकते हो। बस इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस है वो 90 का होना चाहिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे इसमें, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें बीच में जाके कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।